दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू मुबशर लुकमान चैनल। जनाब, आज बात करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल स्केल पे। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उस पर मैं पहले बात करना चाहूंगी। अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तो नहीं है। अफगान रजीम ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खिते की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। आप देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अमेरिका में फायरिंग, ताजिकिस्तान में जो चीनी मुलाजमीन पर ड्रोन हमले हैं, और अब टेक्सास में कोई अफगानी जो है वो भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा जो एफसी हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के उसमें जो 3 खुदकश हमलावर थे वो भी अफगान ही आइडेंटिफाई हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या हल होगा? इसका एंड क्या है? इवेंचुअली क्या होने वाला है? देखिए, बात पता है क्या है, वो तो मुझे पता है क्या होने वाला है और वो सबको पता है कि एंड में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को जाके कुटना है और उनको ठीक करना है। क्योंकि ये वो कुत्ते की दुम है जो सीधा नहीं होंगे, 100 साल भी एक इनको आप बंद करके रख दे तो। बाकायदा ये कुत्ते की दुम है। मुझे कोई शर्म नहीं है इस तरह की बात करते हुए। अच्छा, मैं अफ़गान जो इनोसेंट लोग हैं उनके मुतल्लिक मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं तालिबान के मुतल्लिक कह रहा हूँ, मैं टीटीपी के मुतल्लिक कर रहा हूँ, दाइश के मुतल्लिक कर रहा हूँ, आईसिस के मुतल्लिक कर रहा हूँ। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि अफ़गान लोग जो हैं वो जमा हों और अपनी हुकूमत बनाएँ। ये तो गैर कानूनी हुकूमत उनके ऊपर काबिज़ है, ये तो घुसपैठिए हैं जो आके वहाँ पे बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया को पता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एपिक सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तमाम दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ का और वाक़यात का। और सबको पता है कि इंडिया ने अभी उनको कैश बड़ा पैसा दिया है। $1 बिलियन एक दिया है, फिर फूड सप्लाइज़ दी हैं, फिर एमओ दिया है, फिर वेपन्स दे रहे हैं, फिर उनके जो अमेरिकन्स अपने वेपन्स छोड़ गए हुए थे, उनको जाके रिपेयर कर रहे हैं इंडियन इंजीनियर्स वगैरह जो हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। उनको कोई गलतफ़हमियाँ हुई नहीं हैं और दूर करनी पड़ेंगी। बट हैविंग सेड दैट, एक मौका हम दे रहे हैं उनको कि अगर वो अपनी सालिसी मुआहदे के ऊपर कायम रहते हैं, जो कतर में उन्होंने किया, दोहा में, एंड आफ्टर व्हाट हैज़ हैपेंड इन वाशिंगटन के 2 नेशनल गार्ड्स को गोली लग गई है, जिनमें से एक की डेथ हो गई है और अफ़गान पकड़ा गया। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान अगर अफ़गानिस्तान पे कुछ भी जाके करता है ना, तो कोई भी इसके ऊपर सब आँखें बंद करके बैठेंगे। ईरान उनसे तंग है, ताजिकिस्तान उनसे तंग है, चाइना उनसे तंग है, अमेरिका उनसे अब तंग आ गया है और यानी कोई और मुल्क जो है सिवाय इंडिया के वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द नेतन्याहू, उसके बाद अफ़गान्स, ये दोनों हिंदुस्तान के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हिंदुस्तान ही दहशतगर्दों की पुष्पनाई करता है, उनको हालाशेरी देता है, उनको सब कुछ करता है। तो अब वक़्त आ गया है, अब एक-एक वाक़या गिनने से कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी कौम को पता है कौन ज़िम्मेदार है, कहाँ पे है, कैसे है। तो अब सबको पता है हू इज़ द गिल्टी पार्टी, हू इज़ द कल्प्रिट। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब इस पे मज़ीद डिबेट करने की ज़रूरत है। वी आर जस्ट वेटिंग कि कतर हमें क्या कहता है, एंड वन्स दैट इज़ ऑफ, व्हिच आई थिंक विल बी ऑफ, तो पाकिस्तान अपना काइनेटिक जो हमले हैं वो अफ़गान के ऊपर शुरू कर देगा। की बात करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की जो फौज है वो गजा भेजने के लिए तैयार है, लेकिन हमको गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं है। आपको क्या लगता है, इजराइल ये कबूल करेगा कि पाकिस्तान की जो फौज है वो गजा? देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज अकेली तो नहीं जाएगी, यूनाइटेड नेशंस के अंडर कम से कम 14-15 मुल्कों की फ़ौज जो है वो वहाँ पे जाएगी। तो पाकिस्तान का एक कंटिंजेंट ही होगा ना, पाकिस्तान की कोई फ़ौज तो नहीं होगी प्रॉपर्ली, लेकिन मेबी 200 बंदे, 500 बंदे इस तरह ही होंगे। लेकिन ये सही है ते अम, ये सही है कि जनाब बात ये है कि वहाँ पे डिसआर्म कैसे करें हमास को, ठीक है ना? वो इनका काम नहीं है पीस कीपिंग फ़ोर्स का, वो लॉ एनफोर्समेंट नहीं है, पीस कीपिंग फ़ोर्स होगी। ये तो लॉ एनफोर्समेंट का काम है ना, ये तो हुकूमत जो फ़लस्तीन की बनेगी फिर उनका काम है कि वो हमास को डिसआर्म करें। या हमास का काम है कि वॉलंटरीली वो डिसआर्म कर लें अपने आप को। शॉर्ट ऑफ दैट तो ये एक ग्रे एरिया है। सर, भारत की तरफ आना चाहूंगी। सर, जो प्रेस टीवी है वो मंजरेआम पर ये दिखा रहा है कि भारत के जो एक्सट्रीमिस्ट एजेंडास हैं, स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ,
आरएसएस को अगर आप देखें तो उसके असर में जो हिंदू एजेंडाज़ है, मुसलमानों के साथ क्लासरूम से लेकर बाहर गलियों तक घसीटने वाले, उन पर ज़ुल्म-सितम करने वाले, इवन कि अगर कोई उन पर मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ उठाता है, उनको सपोर्ट करता है, तो उनकी जायदादों को भी गिरा देंगे। मतलब वो हर तरफ से घेरा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्या कंटिन्यू रहेगा या इसका कोई हल भी निकलेगा? देखिए, बात ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि कंटिन्यू रहे, ताकि हिंदुस्तान का जो मकरू चेहरा है, वो तो लोगों को नज़र आए। ये जो सेक्युलर बने होते हैं, डेमोक्रेटिक बने होते हैं, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेक्युलर कंट्री, ये तो लोगों के आगे इनके ढकोसले जो हैं एक्सपोज़ हो ना जाके, और होने चाहिए। बट हैविंग सेड दैट इंडिया को जितना ये करते रहेंगे, इंडियन अपने इदारे जो हैं, उनके तोड़-फोड़ का शिकार होते रहेंगे। और वो इंडिया की डाउनफॉल जो है, उसमें इसका बड़ा कलीदी किरदार होगा। और आप देखें ऑलरेडी सारी माइनॉरिटीज़ जो हैं, वो खड़ी हुई हैं। इट इज़ नॉट जस्ट द मुस्लिम माइनॉरिटी, बाकी भी सारी माइनॉरिटीज़ जो हैं, खड़ी हुई हैं। इवन माइनॉरिटी प्रोविंसेस जो हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश ले लें, अरुणाचल ले लें, मणिपुर ले लें, ये सारे ले लें आप इलाके, they are all, now seething with anger, and they are all very upset at the Indian government and its policies. So, ये बहुत जल्द आपको इसका नज़र आएगा, और मैं आपको बताऊँ कि अब मोहर लग चुकी है इंडिया के टूटने पे। तो ये सारी बातें जो है ना, ये इंडिया को तोड़-फोड़ की तरफ लेके जा रही हैं। जस्ट वेट एंड सी, और ये ज़्यादा दूर नहीं है बात। सर अगेन भारत की बात करूँगी। अ, भारत के जो दफ़ा सेक्रेटरी हैं मिस्टर राजेश कुमार, उनका कहना है कि प्यूटन का जो अगले माह भारत में दौरा है उसमें कोई भी ऐसी डिस्कशंस नहीं होगी रिगार्डिंग कोई दफ़ा मामलात नहीं तय पाएँगे। जो इनका एस-400 सिस्टम था उस हवाले से कोई बात नहीं होगी। कोई तरसील नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो कहीं न कहीं पे इस हवाले से कोई रिपोर्ट माँगे। पर अब जब रूस की बात करते हैं तो रूस को शायद लगता है कि इंडिया का जो किरदार है वो वाज़ह तौर पर यूक्रेन जंग के हवाले से सामने भी आ चुका है। आपको क्या लगता है कि इनमें कोई डर है, कोई जीत है या हार है या क्या लगता है आपको? ये कहाँ जा रहे हैं 2-3 चीज़ें मामलात? 2-3 चीज़ें, एक तो रशिया इज़ वेरी अपसेट विद इंडिया। उसका बहुत प्राइज़्ड है एस-400, ये उड़वा के बैठ गए पाकिस्तान के हाथों। वो पूरी दुनिया में ज़लील हो रहा है, उसकी एक्सपोर्ट्स रुक गई हैं, उसकी सेल रुक गई है। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर जेफ-17 जो है और जे-10C ये जाके एस-400 को उड़ा के आ जाते हैं और सेफली वापस आ जाते हैं, एंड दे गो डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी, और वहाँ पे मार के आते हैं, तो फिर ये इसके इतने महँगे सिस्टम का फ़ायदा क्या है? एक तो वो हो रहा है। दूसरा ये है कि इंडिया की डूबियस पॉलिसीज़ हैं कि वो यूक्रेन को भी कर रहा है, रशिया से ऑयल भी ले रहा है और वेपन्स भी लेना चाह रहा है। अच्छा, फिर वो अमेरिकन प्रेशर में आके अमेरिका से भी वेपन्स ले रहा है, और उसने इंडिकेट किया कि जी हम जे वो F-35 जो हैं एयरक्राफ्ट, वो भी लेते हैं। तो रशिया चाहता है कि जो उसके दोस्त हों और सामने खड़े हों उसके लिए। वो अपने-अपने मुनाफ़े के लिए उसकी कमर में छुरी ना मारें, लेकिन हिंदुस्तान का तो किरदार है ही ये, वो नज़र आएगा सबको, फ़िक्र ना करें। अगेन भारत के हवाले से जो इकोनॉमिक रिपोर्ट सामने आती है, आईएमएफ कंसीडर किया है क्वाइट वीक नॉट रियली द मार्क। आईएमएफ ने भारत को वीक कंसीडर किया है और इवन कहा गया है उनके पूरे डेटा को, कंटेंट को, उनका जो पोर्टल है या जो भी व्हाटसोएवर है, इवन कि जीडीपी को भी उन्होंने कहा है कि कोई इतने काबिले इम्प्रेस होने वाली नहीं है, बल्कि डाउनफॉल की तरफ जा रही है, ऐसा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत देर से एक बात बता रहा हूँ कि इंडिया के जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं ना, वो फज्ड हैं, और ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप देखेंगी तो मोदी ने खुद बयान दिया हुआ है कि हम 80 करोड़ लोगों को रोज़ाना एक वक़्त का खाना देते हैं। मुताद अंदाज़े के मुताबिक वो 80 नहीं है, वो 90 करोड़ है। तो अब अगर 1 अरब 40 करोड़ में 90 करोड़ ऐसे हैं, या 80 करोड़ तो हुकूमत के अपने एतराफ़ के बाद ऐसे हैं कि जिनको सरकार खाना देती है, तो वो कमाई नहीं करते। यानी उनकी इनकम नहीं है, या उनकी इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो जब आप इनके जीडीपी फिगर्स देखते हैं, तो उसमें उन सारों को इन्होंने इंक्लूड किया होता है। अच्छा, जो पॉवर्टी लाइन पे भी है ना, उनका भी हर साल ये 6% बढ़ा देते हैं कि अगर पिछले साल उसका 10 था, तो इस साल उसका 6% ऐड कर देंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, लेकिन वो कागज़ पे है, फिगर्स पे है।
तो अब फिर इंडिया की जो 90% वेल्थ है, वो तो 50 खानदानों के अंदर इंटीग्रेटेड है या वहाँ पे कॉन्सन्ट्रेटेड है। उसका फ़ायदा जो है एक आम आदमी को तो आ नहीं रहा। इंडिया में तकरीबन कोई 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं, जिनके पास घर में टॉयलेट नहीं है, जिनके पास पानी ही नहीं है, पीने का पानी नहीं है। सो ये एक थ्राइविंग इकोनॉमी की निशानियाँ तो नहीं है ना ये कम से कम। तो और सी वहाँ ग्रेड पे कहाँ गई? जी, जी, मैं आपको बता रहा हूँ आईएमएफ सी ने सी ग्रेड ग्रेड कहा है। हाँ जी। नहीं, सी ग्रेड तो शायद और ममालिक हों लेकिन ये तो कोई एफ ग्रेड है क्योंकि झूठ बोल के जो भी ग्रेड है वो झूठ के ऊपर बेस्ड है ना। तो इसलिए लोग जहाँ पे जो हमें एग्ज़ाम्पल्स देते रहते हैं इंडियन इकोनॉमी की, मैं उनको हमेशा कहता हूँ, "यू डोंट नो द रियल पिक्चर एंड यू डोंट नो द ट्रू स्टोरी।" सो अ, दैट्स अ फैक्ट। सर अगेन इंडियन क्रिकेट के हवाले से बात करना चाहूँगी। जनूबी अफ्रीका ने तकरीबन कोई 25 बरस बाद वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जीती है। अब आपको क्या लगता है कि इंडियन ग्राउंड में इंडियन क्रिकेट टीम को हराकर वहाँ किसका कसूर हो सकता है? गौतम गंभीर का, टीम की सिलेक्शन का या उनकी नाक़िस पिचेज़ का? अब आपको क्या लगता है कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं अब? अगर क्रिकेट आईपीएल टीम का पूरा स्केच आईपीएल देखते जो है हैं। ना, देखिए पूरा आईपीएल जो है ना वो जुए के इर्द-गिर्द है। पूरा आईपीएल और ये सारी टीम जो चाहे शाहरुख खान की हो, चाहे प्रीति जिंटा की हो, चाहे औरों की हो, चाहे नीता अंबानी की हो, दे आर इंटू गैम्बलिंग। अच्छा, उनका क्रिकेटर जो है ना अब वो गैम्बलिंग से बाहर नहीं निकल सकता। जब गैम्बलिंग से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसको फिर अपनी लेजिटिमेट परफॉर्मेंस दिखाने के भी मौके कम मिलेंगे और फिर उसका वो कॉन्फिडेंस भी इरोड कर जाता है, उसकी स्किल सेट भी नम हो जाती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके बड़े अच्छे प्लेयर्स जो थे वो भी निकल गए। और उनको तो गौतम गंभीर ने निकलवाया था, ये विराट कोहली को और रोहित शर्मा वगैरह को। वरना रोहित शर्मा और विराट कोहली तो आज भी कम से कम 2-2 साल और क्रिकेट खेल सकते हैं। और ये है कि इंडिया अब उनको रिकॉल करेगा, उन लोगों को वापस रिकॉल करेगा रिटायरमेंट से, मैं आपको बता रहा हूँ आज। और वो आएँगे, वो खेलेंगे और ये टीम की ज़रा बेहतर परफॉर्मेंस होगी, लेकिन इंडिया को आईपीएल को सट्टा बाजी से बाहर निकालना होगा अगर उन्होंने जेन्युइनली अच्छे प्लेयर्स बनाने हैं तो। इंडिया के प्लेयर्स जो है ना वो फ्लैम्बॉयंट हैं, बातें करनी आती हैं उनको, किटें पहननी आती हैं उनको, गाने गाने आते हैं उनको, मॉडलिंग करनी आती है। ऑब्वियसली जब आप 1.5 अरब की आबादी में 11 बंदे निकाल रहे हैं तो वो तो मिल जाते हैं आपको अच्छे। लेकिन फिर बेंच स्ट्रेंथ उनकी वीक हो गई है बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दे दे नीड टू डू दैट और पाकिस्तान इस वक़्त आप देखें कि पाकिस्तान अपनी एग्ज़ैक्टली बेंच स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहा है। जब बेंच आपका अच्छा होता ट्रू। है, जो ग्राउंड के अंदर प्लेयर होता है वो खुद परफ़ॉर्म करता है, उसको पता है अगर मैंने ना परफ़ॉर्म किया, वो लड़का आ जाएगा, उसने आके 50 मार दिया तो फिर वो पक्का हो जाएगा यहाँ पे। राइट। हुँ, और हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो रिवाइव कर रही है। या उसमें ज़रा चेंजेस आ रही है, नो डाउट। सर मिस संगीता पाकिस्तानी फेमस एक्ट्रेस, सीनियर आर्टिस्ट, वो कहती हैं कि ये जो पाकिस्तान आइडल है, इसमें मुझे जज होना चाहिए था। सीनियर आर्टिस्ट को होना चाहिए था। मतलब आई शुड हैव बीन कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द जजेस। आप मैं क्या कहते हैं असल कि में मैं रिस्पेक्ट करता हूँ संगीता जी को। संगीता जी को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। हमारी बड़ी दोस्ती भी है और संगीता जी की बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए। बट हैविंग सेड दैट बात ये है कि हर वक़्त हर जगह पे ना एक के अलावा कई चॉइसेस होती हैं और यानी आप उनके अलावा और कई लोगों को ख़्याल होता है कि वो भी चॉइस में से होने चाहिए थे। अम, लेकिन एक तो ये म्यूज़िक का प्रोग्राम है, ये फ़िल्म प्रोडक्शन का राइट। प्रोग्राम नहीं है और दूसरी बात है कि चैनल का प्रोग्राम है और ये अ, लाइफ़ इज़ वेरी टफ़ नाउ बुशरा। चैनल पे जो मेहमान रेटिंग देगा, उसको लाया जाएगा। अगर राहत फ़तेह अली खान की रेटिंग है, अगर आतिफ़ की रेटिंग है, अगर अली ज़फ़र की है, अगर फ़वाद खान की है, माहिरा की है, तो देन आई मीन ऑब्वियसली चैनल की ख़्वाहिश होगी कि पहले इस तरह के टॉप नॉच स्टार्स हों, जो स्पॉन्सर्स भी लेके आते हैं, जो पैसे भी लेके आते हैं। सो दिस इज़ नथिंग पर्सनल यानी ये कोई पर्सनल उस पे नहीं हुआ, ये कोई एक्सीलेंस अवार्ड नहीं है कि जी संगीता जी को छोड़ दिया और कुबे कसाई को दे दिया। उसके ऊपर तो एतराज़ जायज़ होगा, लेकिन एक कमर्शियल एक्टिविटी है, उसके ऊपर
मेरा नहीं ख्याल कि बनता है। ठीक। सर एक और आपकी ओपिनियन लेना चाहूँगी। मिस नौरीन नियाज़ी, जो बानी पीटीआई, मिस्टर इमरान खान की बहन भी है, उन्होंने भारतीय मीडिया पर गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? यार मैं तो यही कह सकता हूँ कि जिसको इंडिया सपोर्ट करता है, जिसको इंडियन मीडिया सपोर्ट करता है और जिस हिसाब से वो कर रहे हैं उसको सपोर्ट, ये तो गद्दारी की अलामतें हैं। और नौरीन ने उन लोगों को मुँह में ज़ुबान दे दी है जो बहुत अरसे से पीटीआई को गद्दार वतन कह रहे थे। और नौरीन के जो एक्शंस हैं वो इंतहाई एंटी पाकिस्तानी, आई थिंक उसको पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी भी उसको पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी भी माँगनी चाहिए। और देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये है कि इट इज़ ऑल इन वेरी बैड टेस्ट एंड मुझे उम्मीद नहीं थी उससे। आई थॉट कि शी इज़ वेरी डोसाइल एंड अ डिसेंट पर्सन, जो उसने इंडियन टीवी पे जाके और जिस तरह के झूठ बोले हैं, मुझे मुझे उम्मीद नहीं थी नौरीन से कम से कम। अलीमा को तो आदत पड़ गई है, बट वन एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम हर। एनीवे चलिए, लेट्स आज के सी लिए कि मज़ीद आज लेट्स के सी लिए मुझे रिस्पॉन्स क्या इजाज़त आता है इस हवाले से। हुँ, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा मौजूदा हुकूमत का या एस्टेब्लिशमेंट का? लेट्स सी, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज़ शो। सी यू अगेन। थैंक बाय बाय।